इसके ऊपर हम आने वाले क्लास में डिस्कशन करेंगे, राइट। बैंकिंग सेक्टर में अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, अभी हम बैंकिंग पे नहीं आए। सो बेसिकली एनडीटीएल जो होता है वो होता है टोटल लाइबिलिटी माइनस टोटल असेट। अब लाइबिलिटी और असेट क्या होता है ये आपको पता है, हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। जो किसी और से मैंने लिया है वो मेरी लाइबिलिटी, जो मेरा है वो मेरे असेट्स। इसमें लाइबिलिटीज में करंट अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या फिर मिनिमम बैलेंस, ये सारे के सारे आपकी एक बैंक की लाइबिलिटीज होती है। इमेजिन दिस, आई एम अ कस्टमर, ठीक है, मेरा एसबीआई में अकाउंट है, मैं एसबीआई में अकाउंट में जाके 1000 रुपये डिपॉजिट करता हूं। वो पैसा किसका है? मेरा, बैंक का नहीं है, वो मेरा पैसा है। तो क्योंकि वो बैंक ने मेरे बिहाफ पे वहां रखा है, सो दैट इज बैंक्स लाइबिलिटी। मेरा असेट है, बैंक की लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक को वो चुकाना है वापस विद इंटरेस्ट। तो जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो सारे के सारे लाइबिलिटीज होते हैं, ठीक है। असेट्स, सिंपल सी बात है, जब बैंक ने लोन दिया वो उसका असेट हो गया। अब जो यहां पर असेट्स होते हैं उसको आप बैलेंस शीट से देखिए, ये बैंक की बैलेंस शीट है, आप सभी को दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो लाइबिलिटीज में सारे आ गए डिपॉजिट्स, लेट मी टेक दिस, ये जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं यही हैं ये सारे, राइट, ये लाइबिलिटीज है। इसके बाद इंटर बैंक बोरोइंग्स, मान लीजिए एसबीआई ने आईसीआईसीआई से पैसा लिया है, वो भी हो गया उसकी लाइबिलिटी क्योंकि दूसरे का पैसा है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, आप सभी को पता होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं। मान लीजिए मेरा एसबीआई में 1 लाख रुपए डिपॉजिट है, तो मैं उसका एक सर्टिफिकेट ले सकता हूं, ताकि वो सर्टिफिकेट दिखा के मैं कहीं कोई ट्रेड कर सकूं, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। एनआरआई डिपॉजिट, ऑब्वियसली किसी भी तरह का डिपॉजिट लाइबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। और बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, अगर इसने उधार लिया है आरबीआई से तो भी। सो यहां जो आप देखेंगे टूवर्ड्स बैंक्स, ये जो लिखा है ना बैंक्स, इसमें आरबीआई भी आ गया और दूसरे बैंक्स भी आ गए। व्हेन यू कॉल अबाउट असेट्स, तो वो जो लोन पब्लिक को दिया है, कैश जिसने कहीं और रख दिया है, कैश विद अदर बैंक्स, बैंक इन्वेस्टमेंट, इसने मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी हैं एसबीआई ने, एसबीआई ने आपके बॉन्ड्स खरीदे हैं, सिक्योरिटीज हैं, कई जगह पैसा लगाया हुआ है, राइट। मनी टू दी अदर एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, मान लीजिए एसबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक को पैसा दिया है, वो खुद का उसका पैसा है। सो बेसिकली जो मेरा है दैट इज माई असेट, जो मैंने किसी और से लिया है वो मेरी लाइबिलिटी है। इसको याद रखोगे तो ये टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। तो बेसिकली गाइस, टोटल लाइबिलिटी में से टोटल असेट माइनस कर दूं तो मेरी बन जाती है एनडीटीएल, ठीक है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, एसबीआई। देखिए मैं बार बार एसबीआई का एग्जांपल इसलिए लेता हूं क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, तो इसको समझना आसान है, ओके। एसबीआई के पास टोटल असेट्स जो इसके पास हैं वो है लाइट से 1000, ठीक है, और टोटल लाइबिलिटी है वो है इसकी 1200, ठीक है। अब लाइबिलिटी ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज जो लाइबिलिटी है वो किसी और का पैसा है, और बैंक के पास हमेशा दूसरों का पैसा खुद के पैसे से ज्यादा होता है, ऑब्वियसली। भाई लाइबिलिटी क्या है? लेट्स से सेविंग्स अकाउंट में एसबीआई के पास मान के चलते हैं ये सारे का सारा 1200 रुपए सेविंग्स अकाउंट का है, क्या वो सारा का सारा पैसा लोन में दे सकता है? 1200 नहीं दे सकता, ठीक है। इसीलिए वो टोटल असेट्स यानी सिर्फ 1000 रुपए का लोन देगा, बाकी 200 रुपए और भी चीजों के काम आते हैं। क्या पता कोई आ गया अपना डिपॉजिट निकलवाने तो उसको देने पड़ेंगे ना, यू नीड अ कैश ऑन रूटीन बेसिस। एक ब्रांच को कैश रखना पड़ता है, कोई अगर विड्रॉल के लिए आ गया तो सारा पैसा लोन में दे दिया और कोई विड्रॉ करने आया और आपने कहा पैसे ही नहीं है साहब हमारे पास, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दिस इज द बेसिक थिंग यू शुड अंडरस्टैंड। जब आप टोटल लाइबिलिटी, राइट, टोटल लाइबिलिटी में से टोटल असेट माइनस करेंगे, मोस्टली ये नेगेटिव ही होता है, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू का जो परसेंटेज निकाला जाता है उसको हम कहते हैं सीआरआर, एसएलआर, वो वहां पे कैलकुलेट किया जाता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है
कि ये जो पॉलिसी रेट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दे आर दीज। हम CRR डिस्कस करेंगे, कैश रिजर्व रेशियो, वी विल, सॉरी ये रेशियो है नॉट राशन, पार्डन मी, विल टॉक अबाउट SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसमें रेपो एंड रिवर्स रेपो आएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो कि कभी कभी दिया जाता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी जो कि स्पेसिफिक कस्टमर को दिया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड बैंक रेट। बैंक रेट तो अब बहुत ही कम काम आता है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, बैंक रेट तो अब काम ही नहीं आता, क्योंकि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर कमर्शियल पेपर्स हैं अब वो ज़्यादा इंडिया की इकोनॉमी में यूज़ नहीं होते, तो बैंक रेट भी काम नहीं होता है। सो विल बी स्टार्टिंग विद दी 7, 8 और अब हम इसको चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं। NDTL आपके दिमाग बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि NDTL क्या है। NDTL वो पैसा है जिसमें से टोटल लाइबिलिटी में से असेट्स हमने माइनस कर दिए, ये मोस्टली नेगेटिव होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद CRR फर्स्ट। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, ये वो कैश है, जी हाँ ये कैश है, ये गोल्ड नहीं है, ये सिक्योरिटीज नहीं है, ये कैश है, ये नोट है, फिजिकल नोट्स हैं, ठीक है। इट इज अ परसेंटेज ऑफ NDTL, ये आ गया ना NDTL, NDTL का एक परसेंटेज। तो पहले हमने क्या देखा था, 1200 माइनस 1000, ये भी कैलकुलेशन जो मैंने किया था। तो यहां से हमारा NDTL कितना निकल रहा है, 200। अब मान लीजिए CRR है आपका 4%। सो बेसिकली आप सब कैलकुलेशन कर सकते हैं, व्हाट इज 4% ऑफ 200, इतना तो CSAT आता होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। व्हाट इज 4% ऑफ 200, मैं मान के चलता हूं SBI का NDTL 200 है, राइट। अब 200 का 4% इज व्हाट, 200 का 4% इज 8, तो 8 रुपए SBI को RBI के पास कैश में रखना है, एंड दैट कैश इज नोन एज CRR। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, CRR पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ओके, देन कवर्स, इसमें कौन कौन कवर होंगे, सब है, सब है भाई, एवरीवन। शेड्यूल बैंक्स वेदर प्राइवेट और पब्लिक, RRBs, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, बट NBFC नहीं है। सो NBFC नहीं होगा इसमें। सर वेरिएबल रेपो रेट बता दीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था। अरे भाई सब बताएंगे, वेरिएबल रेपो रेट, लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेपो रेट, शॉर्ट टर्म वेरिएबल रेपो रेट, इतने सारे रेपो रेट्स बता दूंगा कि एक ही फ्लो चार्ट में सब हो जाएगा, ठीक है, कि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक ही फ्लो चार्ट में सारे 8 तरह के जो रेपो रेट्स होते हैं सारे आपको बता दिए जाएंगे। एक चीज याद रखिए, NBFC को ये नहीं करना पड़ता क्योंकि वो बैंक ही नहीं है। बाकी जो भी बैंक है, चाहे फिर लोकल एरिया बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, पेमेंट बैंक हो, लाइक एयरटेल पेमेंट बैंक है, राइट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सो इन सबको अपना एक स्मॉल अमाउंट NDTL का वहां रखना पड़ता है। बट क्वेश्चन इज कि सर क्यों रखना पड़ता है, व्हाई डू दे नीड टू कीप इट? द आंसर इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द बैंक फेलियर। मान के चलो, हम ये मानते हैं, मतलब हमारा जो मॉनेटरी सेक्टर है वो ये मानता है कि एक दिन में किसी भी बैंक के सिर्फ 1 या 2% कस्टमर्स कैश निकालने आते हैं। मान के चलिए SBI की एक ब्रांच है, ठीक है, कोई भी एक ब्रांच ले लेते हैं, लेट्स से SBI की एक दिल्ली की ब्रांच है और उसमें 10,000 कस्टमर्स हैं, उसके 10,000 कस्टमर्स हैं, ठीक है, इस ब्रांच के। नाउ वी अज्यूम कि ओनली 2 to 3% ऑफ द कस्टमर्स एक्चुअली कम फॉर द कैश, बाकी सारे के सारे या तो UPI कर लेंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर लेंगे, या फिर आते ही नहीं है, राइट। तो 2 और 3% कितना हुआ, 200 से 300 लोग, इतने भी नहीं आते हैं आजकल, तो यू वोंट इवन फाइंड 300 पीपल पर डे, आप दिखेंगे भी नहीं आपको, आप बैंक में जाइए आपको 7-8 लोग दिखते हैं बस,
बहुत ही बड़ी ब्रांच है तो भी आपको 15-20 लोग लिखेंगे बस। अब वो दिन गए जब लंबी लंबी लाइंस लगती थी कि बैंक के बाहर तक लाइन लग रही है, बिकॉज यू हैव डिजिटल बैंकिंग। अब डिजिटल बैंकिंग है, जो डिजिटल बैंकिंग भी हम लोग आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि करंट अफेयर में है। अब आप एटीएम जाइए, वहां पे पैसा डिपॉजिट कर दीजिए और निकाल भी लीजिए, राइट। तो आपको वो एक बैंक एग्जीक्यूटिव की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है। सो पॉइंट इज कि जैसे जैसे डिजिटल बैंकिंग की तरफ हम शिफ्ट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें डेली कैश रिक्वायरमेंट्स कम होती जा रही है। वी आर रिड्यूसिंग द डेली कैश रिक्वायरमेंट। दैट्स वाई गवर्नमेंट ये मान के, आरबीआई मान के चलता है कि जो हमें कैश रिजर्व है वो तो कम रखना है, 3 to 4% ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये इमरजेंसी फंड्स हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग तो है ही, बिकॉज ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। पेनल्टी, अगर कोई बैंक, इन द केस बैंक डज नॉट एबल टू फुलफिल द कैश रिक्वायरमेंट, अगर वो कैश रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता तो क्या करेंगे। अगर किसी बैंक को कहा गया कि आपको 3% CRR रखना है, बट उसका CRR 2% पे है, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, उसको 3% एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ऑन द बैंक रेट पर। अगर बैंक रेट 6% है तो उसको 9% ब्याज देना पड़ेगा, राइट। नो मैक्सिमम लिमिट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है CRR की, सिर्फ मिनिमम लिमिट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है CRR की, किसी भी लिमिट पर वो जा सकता है। मैक्सिमम आई थिंक जहां तक मेरा ध्यान जा रहा है वो 15% तक गया हुआ है, राइट। अब 15% CRR मतलब एक बैंक अपने पूरे पैसे का, NDTL का 15% सिर्फ कैश में रख रहा है, तो वो लोन क्या देगा। आप खुद सोचिए, एक बार इमेजिन कीजिए, ये 1980s की बात कर रहा हूं मैं, जब हमारे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे। एक बैंक CRR इज 15%, SLR 40% था, मतलब एक बैंक अपनी पूरे NDTL का 55% पैसा तो यूज ही नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या लोन देगा किसी को। तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी कैसे। तो जब मनमोहन सिंह जी आए एंड 1991 में व्हेन वी ब्रॉट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आते हैं, तो एक ये भी उसमें रिफॉर्म्स था कि CRR और SLR को रैशनलाइज किया जाए, इनको कम किया जाए। आज हम 17-18 पे SLR पे पहुंच गए, 3-4% हम CRR पे पहुंच गए, विच इज वेरी गुड। बैंक के पास पैसा होना चाहिए। अब आता है एक और कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। देखो, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, यहां पर जो आई है इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब बढ़ जाना, ठीक है, बढ़ जाना। बट इंक्रीमेंटल यहां पर जो है वो टेम्परेरी है, दिस इज टेम्परेरी। ओके, टेल मी वन थिंग, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर कैश बढ़ गया था बैंक के पास या कम हो गया था, बस इतना बता दो, जस्ट टेल मी दिस। ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन whether the cash increased with the bank or reduced with the bank। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस, इंक्रीज्ड। सो पॉइंट इज कि जब कैश बढ़ गया है, ठीक है, किसके पास, SBI के पास, हर कोई जाके अपने 500 और 1000 रुपीज के नोट्स वहां पे डिपॉजिट कर रहा है, लेकिन बैंक 2000 के नोट निकाल नहीं रही। आपने 1 लाख रुपए जमा कराया और 2000 का एक नोट मिला है आपको, लो कर लो उससे अब काम, राइट। सो द पॉइंट इज कि जब SBI के पास डीमोनेटाइजेशन में कैश बढ़ गया, वो गिनते गिनते उनके हाथ दुख गए, दे आर टायर्ड। इन दैट केस अगर CRR लेट से 3% पे है, तो SBI इतने कैश का करेगा क्या, लोन तो दे नहीं सकता। डिपॉजिट ATM से 2000 रुपए के नोट निकल नहीं रहे, तो इतना सारा कैश SBI करेगा क्या, व्हाट SBI विल डू। सो इन दैट केस RBI लेकर आता है इंक्रीमेंटल CRR, यानी कि छोटे टाइम के लिए, फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन, बैंक्स अपना एक्स्ट्रा कैश RBI के पास रख सकते हैं, ठीक है। ये CRR के बाहर है,
इट इज आउटसाइड सीआरआर. सीआरआर में कोई चेंज नहीं है. देयर इज नो चेंज इन सीआरआर. मेन सीआरआर इज सेम. What they have changed is incremental cap CRR, which means for a small period of time, एक छोटे अवधि के लिए जो एक्स्ट्रा कैश इकोनॉमी में आ गया है उसको ऑल ऑफ अ सडन हम इंक्रीमेंट या ऑल ऑफ अ सडन हम कैश में कन्वर्ट करके आरबीआई के पास रख दोगे. इंटरेस्ट इस पे भी नहीं मिलेगा. बैंक्स क्यों इंटरेस्ट कमाने लगे इस पे? आरबीआई कहेगा भाई हम क्यों इंटरेस्ट देंगे, ये तो डीमोनेटाइजेशन हुआ है, जो नोट्स वापस आ रहे हैं वो सारे यूजलेस हैं, राइट? सो बेसिकली अच्छा उस पैसे को इकोनॉमी में भी नहीं डाल सकते, इन्फ्लेशन आ जाएगा. अब गवर्नमेंट ने तो बोल दिया, मोदी जी तो बोल के आ गए वहां पर स्टेज पर, आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर के पसीने छूट गए, राइट? सो दिस इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट्स रेशियो, राइट? इसका मतलब है इट रिक्वायर बैंक्स टू कीप एक्स्ट्रा कैश ऑन हैंड टू मैनेज एक्सेस लिक्विडिटी इन बैंकिंग सेक्टर. ये टेम्पररी होता है, राइट? इसमें आरबीआई पैसा अपने पास रखता है, एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखता है ताकि कभी भी अगर उनको जरूरत पड़ जाए तो वो वापस दे दे. ठीक है, अब हम आते हैं एसएलआर पे. व्हाट इज एसएलआर? सेम वही चीज, डिफरेंट कॉम्पोजिशन. इट इज द सेम थिंग बट डिफरेंट कॉम्पोजिशन. फर्स्ट, इट इज अ परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल. यहां भी सेम था. सीआरआर इज ऑल्सो परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल. एसएलआर इज ऑल्सो परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल दैट अ बैंक नीड्स टू मेंटेन विथ बैंक्स. एक बैंक दूसरे बैंक में रख रहा है. इन सीआरआर bank capital keep the funds with RBI. In this case, the bank keep the funds with the so-called other banks. ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर में आता है, आरबीआई एक्ट के अंडर में नहीं आता. इंटरेस्ट कैन बी अर्न, इस पे ब्याज कमाया जा सकता है. अच्छा टेल मी वन थिंग. एक बैंक, लेट्स से यू आर अ बैंक, आप एक बैंक हो. अब अगर आप एक बैंक हो तो आप अपना पैसा, एक्स्ट्रा पैसा किस में रखना चाहोगे? सीआरआर में या एसएलआर में? सोच समझ के बताना. आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आप एसबीआई हो, आप कहां पर अपना पैसा रखना चाहोगे? सीआरआर में या एसएलआर में? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, आंसर मिल जाएगा. एसएलआर में. परफेक्ट. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है भाई, इंटरेस्ट मिलता है. सो हेयर बैंक्स कैन क्रॉस द लिमिट ऑफ एसएलआर. यहां पे वो एसएलआर की लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं. यहां पर यहां तो वो डरते हैं, अरे यार क्यों सीआरआर बढ़ा दिया, यूजलेस पैसा है वो. याद रखिए सर, आई एम टेलिंग यू दिस टू एवरीवन, रखा हुआ पैसा किसी काम का नहीं है. ठीक है, एज अ इकोनॉमिस्ट, एज अ टीचर, एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कहता हूं, रखा हुआ पैसा किसी काम का नहीं है. अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पैसा आता है, बैंक में डाल दो, 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा. घर पे मत रखो. क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही है. जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कैश की वैल्यू कम हो रही है. इन्फ्लेशन जो है कैश को खत्म कर देता है. धीरे धीरे आपको पता चलेगा जो आपका 1 लाख रुपया कैश रखा है उसकी मार्केट वैल्यू 80,000 हो गई है. धीरे धीरे करके वो 50,000 वैल्यू हो गई उसकी. दिखने में 1 लाख है, लेकिन अब उससे 50,000 का सामान खरीद सकते हो आप. तो इंटरेस्ट कमाना जरूरी है. अब मान के चलते हैं अगर सीआरआर 4% है और एसएलआर आपका 18% है, तो इसको तो बैंक कभी क्रॉस करेंगे नहीं. बैंक विल मेंटेन इट 4%. ये 4% पे रहेगा हमेशा. यहां पर बैंक्स कैन गो टू 19%, 20%, 22%. ठीक है, ओवर एंड अबाउ एसएलआर. आने वाले डिस्कशन पे मैं बोलूंगा भी आपको, ओवर एंड अबाउ एसएलआर. सीआरआर के ऊपर कुछ नहीं होता है, लेकिन एसएलआर के ऊपर वो चले जाते हैं इंटरेस्ट कमाने के लिए. लेट्स से ऑल ऑफ अ सडन एसबीआई में पिछले अगले महीने, राइट, मैंने सीआरआर और आईसीआरआर के बीच में डिफरेंस बताया ना. जब एक्स्ट्रा पैसा आ जाए अचानक से, ठीक है, तो वो बैंक आरबीआई के पास रख देते हैं और वही आरबीआई उस पैसे को बैंक्स को वापस रिटर्न कर देता है जब भी उनको इमरजेंसी होती है. ठीक है, ये सीआरआर के बाहर होता है. ये इमरजेंसी सिचुएशंस में होता है, जब अचानक से कैश बढ़ जाए इकोनॉमी में. सो बेसिकली एसएलआर की लिमिट्स क्रॉस की जा सकती हैं और बैंक्स एसएलआर की लिमिट्स क्रॉस करती हैं व्हेनेवर दे हैव एक्स्ट्रा फंड्स इन देयर पॉकेट. ठीक है, देन और इसमें भी वो सारे एलिजिबल होते हैं, राइट.
एप्लीकेबल टू द डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ये एक बाउंसर है यहां पर कि ओनली दोज एनबीएफसीज आर अलाउड विच आर डिपॉजिट टेकिंग। जी हां, कुछ ऐसे एनबीसीज होते हैं जो डिपॉजिट्स भी लेते हैं, हम आगे जाके एनबीएफसी में चर्चा करेंगे और आई विल गिव यू द एग्जांपल्स फॉर दैट। कंपोनेंट्स मेंटेन एसएलआर बाय कीपिंग मनी इन द लिक्विड एसेट। इन द फर्स्ट वन दैट इज सीआरआर में सारा पैसा कहां रखा जाता था? सिर्फ कैश में, ओनली कैश। यहां पर कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट, एक्सेस बैलेंस ओवर सीआरआर विथ आरबीआई। तो इनके पास जो भी पैसा है, ठीक है, वो एसएलआर में डाला जा सकता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आरबीआई सेज दैट एसबीआई जो है वो अपना सीआरआर एट द रेट 4% पे मेंटेन करेगा, ठीक है, 4% पे मेंटेन करेगा। लेट्स से पूरा कैश जो था, एनडीटीएल था 1000 रुपए का था, तो अगर एनडीटीएल आपका 1000 है तो सीआरआर कितना हो गया? 40 रुपीज, 4% हो गया, ठीक है। अज्यूमिंग दैट कि सीआरआर कम होकर हो जाता है 3%, आरबीआई ने सीआरआर कम कर दिया, ये हो गया 3%, तो अब इट इज 30, एनडीटीएल का 3%, ये 30 हो गया। तो वो जो एक्स्ट्रा 10 रुपया है, दैट एक्स्ट्रा 10 रुपीज, वेयर विल इट गो? वो कहां जाएगा? दैट एक्स्ट्रा 10 रुपीज ये लोग एसएलआर में डाल देंगे। जो बैंक होगा वो एक्स्ट्रा 10 रुपया एसएलआर में डाल देगा। दैट्स वाई इट इज रिटन एक्सेस बैलेंस अबोव सीआरआर, कि सीआरआर के ऊपर का जो पैसा है जो वहां था, अब वो यहां पर डाल दिया जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपके डेटेड सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो हमने कल चर्चा करी थी, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर होते हैं। इसमें भी पेनल्टी वही लगेगी, 3% अबाउ द बैंक रेट, एंड मैक्सिमम लिमिट 40 है, एंड इंडिया हैज ऑलरेडी अचीव दैट। मैंने जैसे बताया पहले एक बार हम ऑलरेडी 40% को अचीव कर चुके हैं, राइट। बहुत हाई था यार ये, इट्स टू हाई। सो दिस इज सीआरआर एंड एसएलआर। इसके बाद हम जाते हैं बाकी सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं रेपो या फिर एलएएफ। सबसे पहले एक सवाल है कि वाई बैंक बाइज सिक्योरिटीज टू मीट एसएलआर रिक्वायरमेंट टू बाय सिक्योरिटीज एज अ कोलेटरल फॉर द रोल फ्रॉम एसबीआई एंड सिक्योर फंड्स। सबसे बड़ा सवाल, वाई अ बैंक बाइज अ सिक्योरिटी? ठीक है, सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, राइट, बॉन्ड्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। कोई भी बैंक ये क्यों खरीदता है? वाई? द रीजन इज, सबसे पहले तो एसएलआर, भाई एसएलआर भी तो मेंटेन करना है ना, यू हैव टू मेंटेन एसएलआर फॉर दैट। सेकेंडली, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, तो आरबीआई फोर्स करता है, आरबीआई फोर्सेज द बैंक्स टू परचेज दी सिक्योरिटीज। एंड थर्ड इज दैट दे आर वेरी लिक्विड। लिक्विड समझते हो? एनीथिंग इन इकोनॉमिक्स लिक्विड मीन्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, जिसको कैश में बदला जा सकता है। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है भाई, हु कैन डिनाई दैट? कौन मना करेगा लेने से? कौन मना करेगा? कोई नहीं। लेट्स से एसबीआई हैज 100 गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स। एसबीआई के पास 100 ट्रेजरी बिल्स रखे हैं आज। एसबीआई को ऑल ऑफ अ सडन पैसे की जरूरत पड़ गई, तो एसबीआई के पास मल्टीपल ऑप्शन है। वो चाहे तो आरबीआई के पास जा सकता है, राइट, अंडर रिवर्स रेपो, राइट, या फिर वो चाहे तो अंडर रेपो रेट, और इफ एसबीआई विश दे कैन गो टू आईसीआईसीआई बैंक, वो वहां से पैसा ले सकता है, वो प्राइमरी डीलर से पैसा ले सकता है, वो किसी से भी पैसा ले सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वहां पर गिरवी रखे, कोलेटरल, एज अ कोलेटरल। सो बेसिकली गाइस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक वरदान है, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग टू देम। ये इमरजेंसी में बहुत काम आता है, एसएलआर में काम आता है, वो कैश को कन्वर्ट करने में काम आता है। सो दैट्स वाई एसएलआर इज वेरी इंपॉर्टेंट।